आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टडी करेंगे और उस टॉपिक को हम लोग मान के चलते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट के स्कॉलर के लिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलर के लिए, साथ साथ में जो भी बच्चे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे जो कॉमन पीपल हैं उनके मन में भी क्वेश्चन उठता रहता है कि पौधों में पानी ऊपर की तरफ कैसे चढ़ता है, राइजिंग ऑफ वाटर या असेंट ऑफ सैप, ये हम लोगों का टॉपिक है। और ये क्वेश्चन जो हम लोगों के मन में आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ चीज़ों को खींचता है, फिर प्लांट्स में ये पानी को ऊपर कैसे ले जाता है। तो पहले हम लोग इस टॉपिक का मीनिंग देखें क्या है। असेंट, असेंट मीन्स होता है राइजिंग, और राइजिंग का मतलब अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ जाना। सैप, सैप मीन्स होता है वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स। ये वो मिनरल्स हैं जो रूट ने सॉइल से, सॉइल वाटर के साथ में लिया है। अब हम लोगों के पास असेंट ऑफ सैप कहो या राइजिंग ऑफ वाटर कहो, दोनों की मीनिंग एक है, क्योंकि जैसे जैसे वाटर ऊपर राइज करेगा साथ में मिनरल भी चला जाता है। तो टेक्निकली हम लोग सैप कहते हैं, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग वाटर भी कह सकते हैं। तो पहले ज़रा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि कहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है असेंट ऑफ सैप का। तो एक थियरी हम लोगों के पास है, वो है रूट प्रेशर थियरी। और आप ये देखो, जो रूट प्रेशर थियरी है इसको प्रपोज किया था एक वैज्ञानिक हैं स्टॉकिंग, और ये 1956 में थियरी को प्रपोज किए थे। क्वेश्चन उठता है हम लोगों के पास कि रूट प्रेशर क्या है। तो रूट प्रेशर वो प्रेशर है जिससे रूट वाटर को जाइलम वेसल्स में पुश करके ऊपर की तरफ राइज कराती है। तो ये रूट प्रेशर आता कहाँ से है, जैसे जैसे रूट के अंदर वाटर इंटर करता जाता है, एक्यूमुलेटेड वाटर रूट के वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए जो प्रेशर रूट की वॉल से एक्यूमुलेटेड वाटर पे पड़ता है, उस प्रेशर के कारण वाटर जाइलम में इंटर करके ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों ने इसको रूट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण क्रिएट किया हुआ प्रेशर माना है। यानी अगर आप देखो तो ये रूट है और ये रूट हेयर्स हैं। इस रूट हेयर्स में वाटर इंटर करता है, सॉइल वाटर, और इंटर करने के बाद रूट में एक्यूमुलेट होता है, ये जाइलम है। तो यहाँ जो प्रेशर क्रिएट करके रूट के जाइलम में वाटर को इंटर कराया जाता है, इसी को हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो शॉर्ट में कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी या रूट के मेटाबॉलिज्म से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको रूट प्रेशर कहते हैं। ये कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है असेंट ऑफ सैप में, तो देखा ये गया है कि एक कॉमन प्लांट्स में रूट प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नियर अबाउट माना जाता है। कुछ प्लांट्स में ये 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रिपोर्ट किया गया है। यानी रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि ये थोड़ा ज़्यादा हाइट वाले पौधे या टाल पौधों में वाटर को या असेंट ऑफ सैप को ये नहीं फॉलो कर सकता, यानी पानी को या सैप को ऊपर नहीं चढ़ा सकता, और इसीलिए स्टॉकिंग की रूट प्रेशर थियरी ये डिस्कार्ड कर दी गई।
तो आगे हम लोगों के पास जो थियरी आई वो थियरी हम लोग कहते हैं कि वाइटल फोर्स थियरी। अब ये वाइटल फोर्स थियरी हम लोगों के पास, इसके सपोर्ट में दो वैज्ञानिक आते हैं, लेकिन पहले हम लोग देख लें वाइटल फोर्स थियरी कहती क्या है। वाइटल फोर्स थियरी कहती है कि प्लांट्स की जो लिविंग सेल हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है असेंट ऑफ सैक में, यानी वाटर या मिनरल्स को ऊपर चढ़ाने का काम लिविंग सेल के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब वाइटल फोर्स थियरी को सपोर्ट दिया था दो साइंटिस्टों ने। एक ने प्रपोज किया रिले पंप थियरी, ये रिले पंप थियरी, और इसको प्रपोज किया था साइंटिस्ट नेम है अंगर 1868, और सपोर्ट किया था इसको सैक ने 1878। 10 साल के बाद अंगर की बात को उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि रिले पंप थियरी सही है। रिले पंप थियरी क्या कहती है कि जाइलम जो कंडक्टिंग टिश्यूज है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। पूरा जाइलम डेड पार्ट होता है प्लांट्स का, लेकिन केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होती है, और जाइलम पैरेन्काइमा ये जाइलम की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो अगर आप देखो तो ये जाइलम पैरेन्काइमा की सेल हो गई और ये वेसल्स हो गई, और ये जाइलम पैरेन्काइमा जगह जगह पे लगी है। वाटर ऐसे इंटर करता है और इंटर करने के बाद चला जाता है जाइलम पैरेन्काइमा में। जाइलम पैरेन्काइमा स्वेल करेगी और उसके बाद जब कंस्ट्रिक्ट करती है तो ये प्रेशर डाल करके वाटर को ऊपर की तरफ वेसल्स में पुश कर देती है, और फिर यहाँ से वेसल से वाटर ऊपर के जाइलम पैरेन्काइमा में चला जाता है। अब ये स्वेल करेगी और बाद में वाटर को ये अगेन पुश कर देगी वेसल्स में। तो आप देख रहे हो वाटर धीरे धीरे वेसल्स में राइज अप होता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है, और एक मोमेंट शो होता है पैरेन्काइमा और वेसल्स के बीच में, और ये मोमेंट कैसा होता है, जिग जैग, इसीलिए इसको जिग जैग मोमेंट थियरी भी कहते हैं। और ये मानते हैं पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो हमारे हार्ट की तरह वाटर को पंप करके ऊपर राइज अप करती रहती है। तो इस थियरी के साथ में वाइटल फोर्स थियरी में एक और थियरी लगी हुई है, और उस थियरी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रोब थियरी। और इलेक्ट्रिक प्रोब थियरी को प्रपोज किया था सर जेसी बोस ने। सर जेसी बोस का कहना है, इन्होंने इस थियरी को प्रपोज किया था 1923 में। जेसी बोस साहब क्या कहते हैं कि हर एक प्लांट्स में जो सेल्स की लेयर पाई जाती है उनमें आउटर लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस की, फिर कॉर्टेक्स की, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल, लास्ट में सेंटर में पिथ। जो इनर कॉर्टिकल सेल है जस्ट आउटसाइड ऑफ एंडोडर्मिस, उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है, और इस बात को उन्होंने प्रमाणित कर दिया था जब गैल्वेनोमीटर की निडिल को इंसर्ट किया था इनर कॉर्टिकल सेल्स में। तो वहाँ पे निडिल जो है गैल्वेनोमीटर की वो स्विंग कर गई थी, और उसी के स्विंग करने की वजह से इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है इन लिविंग सेल्स में, उसी की वजह से प्लांट्स में वाटर राइज करता रहता है, या असेंट ऑफ सैक हमको देखने को मिलता है। तो ये दोनों थियरियां जो लिविंग सेल को लेके चल रही थी, ये उस समय फेल हो गई जब कुछ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने या कुछ वर्कर्स ने एक बीकर में वाटर लेकर के कुछ टॉक्सिक केमिकल डाल दिया, जैसे पिक्रिक एसिड डाल दिया। आप जानते हो एसिड जो है वो सेल्स को
किल कर देगा, और पिक्रिक एसिड ने लिविंग सेल को किल कर दिया। और उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं वाटर ऐसे बीकर में जो प्लांट्स लगे थे उनमें राइज अप होता रहा या असेंट सेल कंटिन्यूअस होता रहा। इसका मतलब हो गया कि लिविंग सेल पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। अब जो हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है असेंटाप सेल का, उसको अगर हम लोग फाइनल टच दें तो उसमें कहा गया है कि अगर रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लिविंग सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर वाटर राइज अप क्यों होता रहता है प्लांट्स में। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है फिजिकल फोर्स थियरी के रूप में। अब ये फिजिकल फोर्स थियरी में यानी कुछ फिजिकल फोर्सेस हैं जो वाटर को किसी भी प्लांट्स में राइज अप करती रहती हैं। इसको हम लोग स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास कैपिलरी फोर्स थियरी। ये अब कैपिलरी फोर्स थियरी को प्रपोज किया था बोहेम ने 1809 में। कैपिलरी फोर्स, पहली बात तो देख लें कैपिलरी क्या होती है। शार्ट नैरो ट्यूब्स को हम लोग, बहुत ही पतली और छोटी ट्यूब्स को कैपिलरी कहते हैं। और ये कहता है कैपिलरी में ऑटोमेटिकली वाटर ऊपर राइज करता रहता है। कैपिलरी फोर्स हम लोगों ने देखा, वो प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही थी कि जो मॉडर्न एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिनमें वेसल्स पाई जाती है, वेसल्स जो हैं वो वाइट ल्यूमेन होता है उनमें। और अब अगर ल्यूमेन वाइड है तो वहाँ कैपिलरी नहीं बनेगा। और दूसरा, कैपिलरी फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि ये टाल और वाइट पौधों में वाटर को राइज अप कर पाए या असेंट एब्सेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए कैपिलरी फोर्स थियरी बोहेम की फेल हो गई। दूसरी थियरी हम लोगों के पास आई थी और उसका नाम है इम्बाइबिशन फोर्स थियरी। इम्बाइबिशन फोर्स थियरी में सजेस्ट क्या किया गया है कि प्लांट्स के अंदर इम्बाइबिशन फोर्स जनरेट होता है और वो वाटर को राइज अप करता रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इम्बाइबिशन फोर्स क्या है। तो इम्बाइबिशन फोर्स हम लोग कहते हैं ये सरफेस फिनोमेना है। इम्बाइबिशन एक सरफेस फिनोमेना है और सरफेस पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वुड होती है, वो अपने सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल को राइज अप करती रहती है। तो अब इम्बाइबिशन फोर्स को जब मेज़र किया गया तो ये सफिशिएंट था प्लांट्स में। ये 100 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रिपोर्ट किया गया। लेकिन इम्बाइबिशन एक सरफेस फिनोमेना है। इम्बाइबिशन फोर्स के अकॉर्डिंग वाटर वेसल्स के आउटर सरफेस से होकर मूव कर रहा था। अब साइंटिस्टों के सामने चैलेंज था कि इसको कंफर्म करें। तो साइंटिस्टों ने, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक बीकर में कलर्ड सॉल्यूशन लिया या वाटर ले करके उसमें इओसिन मिला दिया और उसमें एक प्लांट्स को ग्रो कराया। जब प्लांट्स में असेंटाप सैप हो गया और स्टेम को कट करके देखा तो इनर वॉल वो कलर्ड थी, आउटर वॉल उसकी कलर्ड नहीं थी। इसका मतलब हो गया वाटर का कंडक्शन या कलर्ड सॉल्यूशन का कंडक्शन ल्यूमेन के थ्रू हुआ होगा, ना कि जाइलम वेसल्स के आउटर सरफेस के वॉल से। इसीलिए इम्बाइबिशन फोर्स थियरी भी फेल हो गई। अब इस समय तक जो वैलिड थियरी है उसमें नाम आता है और वो है ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स थियरी। इस थियरी को दो साइंटिस्टों ने मिल करके जनरेट किया था। एक है डिक्सन और दूसरे हैं जॉली, और ईयर है
1894। डिक्सन एंड जॉली का कहना ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये देखते हैं सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स, और वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल्स के बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है एडहेसिव फोर्स से, इस कारण से वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ट्रांसपायरेशन क्या करता है, लीफ के सरफेस से वाटर को इवापोरेट करा देता है। अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल लीफ सरफेस के अंदर की तरफ पाया जाता है, इनर साइड पाया जाता है, वो अब सरफेस पे आ जाता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल स्टेम में था वो लीफ की तरफ आ जाता है। स्टेम में जो जगह खाली हुई तो रूट वाले ने स्टेम में पहुंच लिया, और अब जब रूट के पास वाटर कम पड़ा तो सॉइल वाटर से आ गया। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस मूव करता रहता है ऊपर की तरफ। अगर आप ये डायग्राम देखो तो वाटर ऐसे ट्रांसपायरेशन के द्वारा एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन एक वाटर मॉलिक्यूल को इवापोरेट कराता है और दूसरा मॉलिक्यूल इससे बंधा रहता है, और ये एक एक करके ऊपर की तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। तो आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ट्रांसपायरेशन असेंट ऑफ सैप में भी मदद करता है, और जब वाटर रूट का यहाँ से स्टेम में चला जाएगा रूट से, तो रूट के पास जो वाटर की कमी आती है तो ये सॉइल से ले लेता है, यानी वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी ट्रांसपायरेशन मदद करता है। और अगर एरियल पार्ट कहीं ना कहीं, एरियल पार्ट का मतलब हो गया लीफ और स्टेम, ट्रांसपायरेशन की मदद से वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, तो इसको कहा जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसपायरेशन कहीं ना कहीं असेंट ऑफ सैप और पैसिव एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये था हम लोगों के पास असेंट ऑफ सैप को पूरी तरीके से समराइज करने का। आप देखिएगा जो क्वेरी होगी वो आप हम लोगों से पूछते रहना, और आप अच्छे से मेहनत करके अपनी सफलता की सीढ़ी को आगे बढ़ाओ, अपना नाम रोशन करो, अपने कंट्री का नाम रोशन करो, और एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में आप उभर करके आगे आ जाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।